अविनाश एक फेमस आर्किटेक्ट था जिसे राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी ऐतिहासिक रानावत हवेली के जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट मिला था। हवेली का माहौल शांत लेकिन बहुत उदास था। हवेली की सबसे अजीब बात यह थी कि उसके बीचों बीच ड्राइंग रूम में छत से एक मोटा पुराना चमड़े का कोड़ा टंगा रहता था जिसे कोई नहीं हटाता था। अविनाश अपनी पत्नी श्रेया के साथ वहां रहने आया। पहला हफ्ता बहुत सही गया, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें भी आई। शुरुआती कुछ रातें सामान्य थी, लेकिन जल्द ही श्रेया को अजीब महसूस होने लगा। रात के सन्नाटे में हवेली के दीवारों से सिसकियां, जोरदार चीखों की दबी हुई आवाजें आती थी। अविनाश इसे पुरानी इमारतों की आवाज समझकर टाल देता था, लेकिन श्रेया को लगता था कि हवा में दर्द और निराशा की गंध फैली हुई है। एक रात श्रेया ने अविनाश को जगाया। अविनाश, देखो। कमरे के ठीक बीचों बीच में जहां कोड़ा टंगा था, वहां फर्श पर अचानक पानी का एक छोटा सा गीला धब्बा बन गया था और धब्बे के ऊपर कोड़ा धीरे धीरे अपने आप झूल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी इस्तेमाल किया हो। अगली सुबह अविनाश ने हवेली के बूढ़े केयरटेकर दयाल सिंह को पूछा। दयाल सिंह पहले तो चुप रहे, फिर डरते हुए बोले, बाबूजी, ये हवेली शापित है। इस कोड़े की कहानी 100 साल पुरानी है। दयाल सिंह ने बताया कि हवेली के मूल मालिक ठाकुर भवानी सिंह एक क्रूर सामंत थे। उनके यहाँ आसपास के गांव से काम करने के लिए नौकरानियां आती थी। उनमें से एक थी काली पुतली, जो एक 16 साल की सीधी सादी लड़की थी। ठाकुर भवानी सिंह को काली पुतली पर किसी बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने खुले दरबार में सबके सामने उस चमड़े के कोड़े से उसे इतनी बहरेने से पीटा कि उसकी वही मौत हो गई। दयाल सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा, मरते समय काली पुतली ने ठाकुर को श्राप दिया था, तुमने मुझे कोड़े से मारा है, पर अब यह कोड़ा हमेशा तुम्हारे डर में डूबा रहेगा। जब तक ये हवेली खड़ी है, मैं तुम्हारी हर पीढ़ी को हर रात अपने दर्द का एहसास कराऊंगी। अब अविनाश को सब समझ आ गया था। हवेली में जो भी अजीब घटनाएं हो रही थी, वो काली पुतली के श्राप का हिस्सा थी। उसी शाम अविनाश ने कोड़े को हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कोड़े को छुआ, उसे लगा जैसे उसके हाथ में आग लग गई हो। उसने डरकर हाथ पीछे खींच लिया। श्रेया ने देखा कोड़े पर किसी के खून के धब्बे लगे हुए थे। रात गहरी थी। अविनाश और श्रेया अपने बेडरूम में थे। अचानक बेडरूम का दरवाजा तेजी से खुला। कमरे के तापमान में अचानक गिरावट आ गई। श्रेया की नजर सामने पड़ी। कोने में खड़ी एक अलमारी पर काली पुतली की परछाई दिखाई दी। वो परछाई दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। डर के मारे कांपते हुए अविनाश ने देखा कि दरवाजे के ठीक बाहर फर्श पर पानी के गीले धब्बे की लंबी लकीर बनी हुई थी। ये धब्बे धीरे धीरे उनके बिस्तर की ओर आ रहे थे। दयाल सिंह ने उन्हें ये नहीं बताया था कि ठाकुर भवानी सिंह की मौत कैसी हुई थी। डर के मारे अविनाश ने दयाल सिंह को फोन किया और चीख कर पूछा, ठाकुर भवानी सिंह कैसे मरे थे? दयाल सिंह ने रोते हुए बताया, काली पुतली के मरने के ठीक 1 साल बाद ठाकुर अपने ही कमरे में मृत पाए गए थे। उनके पीठ पर नाखूनों के अनगिनत गहरे निशान थे। ऐसा लगा था जैसे किसी ने अंदर से उनकी खाल नोच ली हो। अविनाश ने फोन पटक दिया। पानी के गीले धब्बे अब उनके बिस्तर के किनारे तक पहुंच चुके थे और फिर लिविंग रूम से एक तेज भयानक चमड़े के फटने जैसी आवाज आई। वो आवाज कोड़े की थी। अविनाश और श्रेया चीख पड़े। उन्होंने देखा कि उनकी बेडरूम की दीवारें गीली होने लगी थी। अचानक श्रेया ने दर्द से करहाते हुए अपने हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ पर अचानक एक गहरा लाल निशान उभर आया, ठीक वैसा ही जैसा कोड़े की मार से होता है। कमरे में हवा तेजी से घूमने लगी। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें जमीन से उठा लिया हो और उन्होंने सुना, तुम ठाकुर की जगह पर हो, दर्द अब तुम्हारा हिस्सा है। ये काली पुतली की आवाज थी जो अब दर्द और क्रोध से गूंज रही थी।
कोड़े के पास जाकर अविनाश ने देखा कोड़ा छत से तेजी से झूल रहा था, लेकिन वो कोड़ा नहीं बल्कि काली पुतली का शाप था जो हवा में अदृश्य रूप से उन्हें मार रहा था। अगले ही पल अविनाश की पीठ पर असहनीय दर्द हुआ। उसने चिल्लाकर देखा, उसकी पीठ पर बिना किसी कोड़े के निशान के खून की लकीरें बन गई थी। अविनाश और श्रेया ने अपनी जान बचाने के लिए बिना सामान उठाए खिड़की से कूदकर भागने का फैसला किया। हवेली से बाहर निकलते समय भी उन्हें पीछे कोड़े चलने की और चीखने की आवाजें आती रही। वे उस हवेली से तो भाग गए, लेकिन उन्हें पता था कि कोड़े की मार और काली पुतली का शाप अब भी उस पुरानी हवेली के दीवारों में सांस ले रही थी और हर उस नए परिवार या किसी शख्स का इंतजार कर रही थी जो वहां कभी रहने आएगा।